नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए हम 30 दिन में कैसे रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। आज है 12 नवंबर, 13 दिसंबर को हमारा आरआरबी जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो आज से ठीक 30 दिन बाद हमारा पेपर है। तो 30 दिन में हमको क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए वो हम सारे करेक्ट करके, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले, और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न में पहले तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अभी अपना 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये अपना 4 स्टेप्स रहते हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न इन प्रिसाइज अगर बात करें तो मैथ्स का यहाँ पे टॉपिक रहेगा। आपको मैथ्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के और जनरल साइंस के, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती है इसमें। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर सीपीटी 1 की बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे अपने मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर 30 मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए 25, 15 जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के 30। अब इससे क्या पता चला कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ सीबीटी 1 का अभी हमने डिस्कस किया है, सीबीटी 2 अभी हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सीबीटी 1 देखेंगे क्योंकि अभी सीबीटी 1 आने वाला है, ठीक है। अब इन्होंने ये टेबल तो दिया है कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 25 रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30। तो टोटल अपने पास 100 क्वेश्चन हो गए और टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की गई है, ये जो स्निप लिया गया है, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेई का उसी का है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में एक और चीज़ मेंशन की है, द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कह तो दिया कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 होंगे एंड बाकी, बट ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है आपको कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, बट ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें देखेंगे। अगर पिछला जो पेपर हुआ था 2019 का, अगर उसकी भी मैं बात करूं तो अभी स्पेसिफिकली मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ बिकॉज अभी हम रीजनिंग का ही डिस्कशन कर रहे हैं कि 30 दिन में कैसे तैयारी करनी है। तो अगर रीजनिंग की बात करूँ, वैसे तो 25 क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर अगर पेपर में देखा जाए 25 क्वेश्चन भी आए हैं, 26 भी आए हैं, 27 भी आए हैं, 28 भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएशन चल रहा है, 24, 25, 26, 27, 28। किसी में 28 क्वेश्चन है रीजनिंग के, अगर रीजनिंग के 28 क्वेश्चन है तो या तो मैथ्स के कम कर लेंगे, साइंस के कम कर लेंगे, जनरल अवेयरनेस के। टोटल वो लोग आपको देंगे तो 100 क्वेश्चन ही, 90 मिनट का ही टाइम देंगे, पर इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मान लो इसके 26 कर दिए तो मान लो इसके 29 कर देंगे, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देंगे। तो ये इंडिकेटिव है, सिर्फ एग्जैक्टली इतने ही क्वेश्चन आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, अगर उसने कहा है कि मैथ्स और रीजनिंग के 20 या 25 क्वेश्चन आएंगे तो 20 और 25 क्वेश्चन ही आएंगे, सेक्शन वाइज रहेगा, है ना। सेक्शन में पहले मैथ्स आ गया, फिर रीजनिंग आ गया, फिर इंग्लिश आ गया, फिर जीके आ गया, ऐसे सेक्शन वाइज फिक्स रहता है और सेक्शन बाय सेक्शन आपका पेपर आता रहता है। बट इसमें तो मिक्स्ड पेपर रहता है, तो जो मिक्स्ड पेपर रहेगा उसमें सारे 100 क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबरिंग, ठीक है। बाकी जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए कि हाँ आपको आउट ऑफ 100 कितना स्कोर करना है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% तो है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30 एंड एसटी के लिए 25% है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए 2% एक्स्ट्रा उनको मिल जाएगा रिलैक्सेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस सभी का सिलेबस दिया हुआ है। आप अगर मैथ्स का सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम रीजनिंग का डिस्कस करते हैं, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करूँ, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बॉड मास कह सकते हैं इसे, ठीक है। रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन। ये जो है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, ये सब क्या है, वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, सिलेबस हो गया है
रीजनिंग का, ठीक है। बाकी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का भी दिया हुआ है और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पूछेंगे, बायो या फिर लाइफ साइंसेस कुछ भी कह सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस का, ठीक है। ओके, तो आप NCERT बुक्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं जनरल साइंस पढ़ने के लिए। अब चलते हैं आगे। अब अगर मैं टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले 2019 में लास्ट पेपर हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो 2019 में जो टॉपिक वाइज वेटेज था वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, 5 साल पुरानी बात है, तो अभी थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, बट तो 2019 में क्या था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सीरीज़ के अपने 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं 6 क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ कुछ में ऐसा हुआ कि किसी में 4 या किसी में 5 थे, बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में 6 क्वेश्चन सीरीज़ के देखने को मिले हैं। अब सीरीज़ की अगर बात करूँ, ज़्यादातर लेटर बेस्ड सीरीज़ एंड नंबर बेस्ड सीरीज़ है। SSC वगैरह में आपको देखने को मिलता है इमेज बेस्ड सीरीज़ वगैरह आते हैं, बट इसमें जेई के RRB जेई में देखने को नहीं मिले थे 2019 में, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन, लेटर, नंबर, GK वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको क्लासिफिकेशन के देखने को मिले हैं। ज़्यादातर शिफ्ट में, जैसे सीरीज़ में ज़्यादातर शिफ्ट में 6 क्वेश्चन देखने को मिले, वैसे ही क्लासिफिकेशन के ज़्यादातर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसलिए रेंज लिखी है मैंने आपको, ठीक है। कोडिंग की बात करूँ तो 2 से 4 क्वेश्चन, यूजुअली मैक्सिमम शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कोडिंग के। इसमें हमारा जो चाइनीज़ कोडिंग है वो भी आ रहा है, लेटर टू लेटर कोडिंग भी आ रहा है, और जो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है वो भी आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एनालॉजी के सवाल, 2 से 3 एनालॉजी के सवाल हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस नंबर एनालॉजी से और थोड़े कम क्वेश्चन लेटर एनालॉजी से, ठीक है। मान लो 3 क्वेश्चन आए हैं तो 2 नंबर के 1 लेटर का, या फिर नंबर के ही तीनों पूछ लिए, ऐसा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द बाकी क्वेश्चंस। मान लो सीरीज डिफिकल्ट दे दी तो एनालॉजी को सिंपल कर दिया, कोडिंग डिफिकल्ट दे दिया, क्लासिफिकेशन सिंपल कर दिया, ऐसे अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब एनालॉजी में अगर बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस RRB जेई बन रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस का तो सेंस होना चाहिए। आजकल डायरेक्शन डिस्टेंस सेंस के जो क्वेश्चन हैं वो कम आ रहे हैं, ठीक है। SSC की अगर बात करूँ, पर अभी RRB जेई की बात करूँ तो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी सारे टाइप्स आ रहे हैं, चाहे शैडो वाला हो, चाहे टर्न वाला हो, चाहे विद रेफरेंस पॉइंट हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब बॉड मास की अगर जो बात करूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह लो, बॉड मास कह लो, एक ही बात है। बॉड मास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मान लो 10 शिफ्ट हुई है, 10 में से 8 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक आधी ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, पर ज़्यादातर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, पजल भी आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर में भी 2 रो हो गए, या फिर एक रो विद वेरिएबल हो गया, या फिर सर्कल विद वेरिएबल हो गया। वेरिएबल यानी कि मान लो कोई पर्सन दिया हुआ है आपको, ठीक है, 8 पर्सन्स दे दिए, उनके मतलब नेम दे दिए हैं A से लेकर H तक मान लो, ठीक है। फिर सर्कल में बैठे हैं, SSC में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर्कल में 8 मेंबर्स बिठाने के लिए, पर इसमें क्या है, मान लो उनकी पोस्ट भी दे दी कि कौन किस पोस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है ना। या फिर कोई कौन सा एग्ज़ाम दे रहा है, RRB का आपने ALP देना है, टेक्नीशियन देना है, या फिर JEE देना है, NTPC का एग्ज़ाम देना है, कोई भी है, तो वो साथ में आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो विद अ वेरिएबल आ जाएगा वो, ठीक है। अब इसके अलावा जो अपने पज़ल वाले क्वेश्चन है, पज़ल वाले में क्या आ जाएगा, पज़ल वाले में आपका हो गया फ्लोर वाला हो गया, या फिर फ्लोर के साथ आपको कुछ अरेंज करने के लिए दे देंगे, कोई कलर पसंद है किसी को वो दे दिया, बॉक्स दे दिया, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। पज़ल थोड़ा कम है, सिटिंग थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। वेन डायग्राम का 1 से 2 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को तो मिल ही रहा है। वेन डायग्राम नॉर्मल वेन डायग्राम है, सारे टाइप है, किसी में हमको रिलेशन बताना है, किसी में ऑलरेडी वेन डायग्राम दिया हुआ है, कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ले रहा है उसका आंसर करना है,
तो वेन डायग्राम के जो भी 2-3 पार्ट्स हैं या फिर 2-3 सब टॉपिक्स हैं वो सारे ही पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा भी कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ सको, ठीक है। कोडेड लॉजिक, कोडेड लॉजिक की बात करूँ तो इसमें क्या रहता है, मान लो हैशटैग है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी सीरीज दे देगा, ये मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, @2, इसको सॉल्व करके कोई नंबर रखा रहेगा, ये हैशटैग और ये जो @ है, इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाए कि हमें यहाँ पे आंसर मिल जाए, जो भी राइट हैंड साइड में आंसर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोडेड लॉजिक। यहाँ पर जो भी सिंबल्स हैं उनको कोड किया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कोड करके सिंबल के तौर पे लिखा गया है। तो उसके 0 से 1 क्वेश्चन, 0 किस लिए लिखा गया है, 0 इसलिए है क्योंकि हर शिफ्ट में नहीं पूछा, किसी किसी में पूछा तो एक क्वेश्चन पूछ ले। अब बहुत रेयर है, मान लो 15 शिफ्ट है, 15 में से एक शिफ्ट में उन्होंने क्या किया है, कोडेड लॉजिक पूछ लिया है 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का भी केस कुछ ऐसा ही है, 0 से 2 क्वेश्चंस, किसी किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी में 2 पूछ दिए हैं, किसी किसी में 1 पूछा है। मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मिसिंग नंबर का, ठीक है। सिलॉग्स की भी सेम कहानी है, 0 से 2, किसी किसी में आया ही नहीं, किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब क्वांट बेस्ड पजल, क्वांट बेस्ड पजल जो है वो एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एज रिलेटेड वाले हो गए या फिर रेशो प्रोपोर्शन वाले हो गए, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, एसएससी में भी आते थे, रेलवे में भी आते थे। आजकल क्वांट बेस्ड पजल जो होती हैं, यानी कि एज के सवाल हो गए, थोड़ा प्रॉफिट लॉस का हो गया, रेशो प्रोपोर्शन के जो सवाल हो गए हैं, एवरेज का क्वेश्चन हो गया है, ये सारे क्वेश्चंस पहले रीजनिंग में भी डाल देते थे और उसका टॉपिक रहता था क्वांट बेस्ड पजल। बट आजकल ये रीजनिंग में ना पूछ के मैथ्स में ही पूछ लेते हैं। जो मैथमेटिक्स का आपका अलग सेक्शन है, बताया है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उसी में पूछ लेते हैं, इसमें नहीं पूछते, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 से 2 क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे, बट अभी उम्मीद है कि जो 25 क्वेश्चन पूछने हैं रीजनिंग में, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं पूछी गई थी 2019 में, तो अब वहाँ पर उनको ऐड किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ क्वांट बेस्ड पजल, क्योंकि क्वांट तो हम मैथमेटिक्स में पूछ ही रहे हैं ना। अब कैलेंडर की बात करूँ तो 0 से 1 क्वेश्चन, 0 का मतलब यह है कि कई कई शिफ्ट में है, कई कई शिफ्ट में नहीं है। सेम क्लॉक का भी यही हाल है, कई कई में है, कई कई में नहीं है। इनइक्वालिटी का सेम, कई कई में है, कई कई में नहीं है। वर्बल रीजनिंग के 0 से 1 क्वेश्चन, 0 से 1 क्वेश्चन यानी कि ज़्यादातर शिफ्ट में वर्बल रीजनिंग ऐसा जेई में नहीं देखने को मिला है, बाकी एग्जाम्स में आता है रेलवे के, बट हाँ हमें उसकी तैयारी करनी है। अगर आप सोचो कि हाँ एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी अगर आए तो छोड़ सकते हैं, इन दैट केस आप वर्बल रीजनिंग छोड़ दो, मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि CBT 2 में तो पढ़नी पड़ेगी, CBT 2 में ज़्यादा आएगी, या फिर बाकी अगर रेलवे के एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा आएगी। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, असर्शन रीजन हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में यहाँ पर आप इतने सारे टॉपिक्स अगर पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ें। इसकी अलग से मैंने एक क्लास भी करी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो क्लास आप अलग से देख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है, वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके, एक अलग से मैराथन ली थी मैंने संडे को, तो वो आप देख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कैसे सॉल्व करना है, आए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पर अगर अभी टाइम कम है, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो आप ये वाला टॉपिक छोड़ दो अभी के लिए, CBT 2 के लिए पढ़ लेना, CBT 1 के लिए छोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि कई कई शिफ्ट में नहीं भी आ रहा है, अगर आया भी तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं तो नहीं चाहूँगी कि आप स्किप करके आओ, फुल मार्क्स चाहूँगी आप लेकर आओ, पर फिर भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है वर्बल रीजनिंग अभी, तो अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाकी टॉपिक्स कर लो एंड इसको आप अभी स्किप कर दो, CBT 2 के लिए पढ़ लेना, ठीक है। बाकी नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ, अपना क्यूब्स एंड डाइज हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, कंप्लीट द पैटर्न हो गया, पेपर फोल्डिंग कटिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, हिडन इमेज हो गया, असेंबल इमेज हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। पर 2019 में जो देखने को मिला है वो हमें क्या मिला है, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए पूछा है, ठीक है, या फिर कंप्लीट द पैटर्न पूछा है। कंप्लीट द पैटर्न में ऐसा होता है, 4 हिस्से होते हैं, ये पूरा डिज़ाइन दिया रहता है, ये वाला डिज़ाइन बताना होता है कि यहाँ पे क्या फिट करे कि डिज़ाइन पूरा हो जाए, ठीक है। बट क्यूब्स एंड डाइस
पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, हिडन इमेज, असेंबल इमेज, ये सारे भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि बाकी रेलवे के एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अगर आप लोगों को नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है तो इसके भी अलग से प्लेलिस्ट है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तब तो आप कर ही ले जाओगे। तो अब आपको जो 30 डेज है, आपको उसमें 30 डेज में क्या क्या करना है वो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। ठीक है, तो अभी जो अपने 30 डेज हैं उसमें यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, एनालॉजी, जितने भी टॉपिक्स हैं वो फिनिश करने हैं आपको। जिसमें ज़्यादा टाइम देना है वो भी मैं बता देती हूँ, जैसे सीरीज़ हो गया, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये 4 टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। सीरीज़, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इसमें ज़्यादा टाइम देना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इन 4 टॉपिक्स को 10 दिन पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब 10 दिन सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, पर 10 दिन इनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने में लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन दिखे उसके उसको सॉल्व करने में लगाओ इन 4 टॉपिक्स के। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद डायरेक्शन हो गया, बॉड मास हो गया, सिटिंग हो गया, वेन डायग्राम, कोडेड लॉजिक अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो नॉर्मल मैथ्स का ही सवाल है, आपको बस मैथमेटिकल ऑपरेटर वहाँ डाल के चेक करने। ठीक है, मैथ्स पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा। बॉड मास भी अलग से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैथ्स का ही क्वेश्चन है, मैथ्स को आपको सॉल्व करना आना ही है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के। तो आपको क्या करना है, बॉड मास प्रैक्टिस करो, बस सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो वो तो पहले दिन यानी कि आज से ही शुरू कर दो। अब डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, देखो डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, यहाँ पे आ गया मिसिंग नंबर, सिलॉग्स, क्लॉक, कैलेंडर, इनइक्वालिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टॉपिक हो गए हैं। इन 8 टॉपिक को एक एक दिन एक एक टॉपिक भी पढ़ोगे तो 10 दिन में, मान लो सिलॉग्स के लिए आपको 2 दिन लग गए, सिलॉग्स जल्दी समझ नहीं आ रहा है, 2 दिन लग गए, तो ऑल ओवर मिला के इसके लिए भी 10 दिन दे दिए। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ रहे हो, एक दिन में नहीं समझ आया, 2 दिन लगा दिए, तो इसलिए मैंने 10 दिन रखे। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर एक ही दिन में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने इसको 10 डेज आपके लिए डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो किसी भी एक दिन, ये जो आउट ऑफ 20 डेज है, किसी भी एक दिन पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा। ठीक है, 20 डेज में जो भी मैंने यहाँ पे लिखे थे, जो भी सब टॉपिक्स लिखे थे, एक एक दिन एक एक टॉपिक भी ख़त्म करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के जो 10 डेज आप लोगों के बचे हैं, इन 10 डेज में यहाँ पर भी प्रैक्टिस तो चल ही रही है इन 20 डेज में, ये लास्ट के 10 डेज में बस प्रैक्टिस ही करनी है। मेक श्योर कि जो लास्ट के 10 डेज हैं आप उसमें कुछ भी नया ना पढ़ें। कोई अगर टॉपिक रह गया है तो फिर छोड़ ही दो, अब नया मत पढ़ना पर। ठीक है, अब ये जो लास्ट के 10 डेज है, नया पढ़ने का वक्त नहीं होता। मान लो आपने सिलॉग्स छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन आ रहे, वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, पर मान लो, चलो सिलॉग्स नहीं, क्लॉक छुड़वा देते हैं। मान लो आपने क्लॉक नहीं पढ़ा, तो लास्ट के 10 दिन में लेकर मत बैठना, नहीं पढ़ा छोड़ दो, उसकी वजह से बाकी के 10-15 टॉपिक जो हैं वो वेस्ट मत करना, कि इसको पढ़ने लग गए, ये भी समझ नहीं आया, और जो पहले पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी भी स्पीड नहीं बनी। ऐसा मत करना प्लीज़, बेवकूफ़ी नहीं करनी है हम लोगों ने। लास्ट के 10 दिन कुछ भी नया मत पढ़ना, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको प्रैक्टिस 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 करते रहना, जैसे उसकी स्पीड बन जाए। और हमेशा एग्ज़ाम में एक चीज़ याद रखना, आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, ना कि स्पीड पे। अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तो स्पीड आपकी हो ही जाएगी ठीक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मान लो अभी कुछ ना कुछ टॉपिक तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ, जैसे बॉड मास है, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन करना होता है। तो मान लो आज आपने क्या किया, आज आपने एक नया टॉपिक पढ़ लिया, एनालॉजी, बहुत बढ़िया किया, एनालॉजी पढ़ लिया, पर जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे मान लो बॉड मास है, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई ही तो करना है, उसकी प्रैक्टिस कर डालो। अगले दिन सीरीज़ पढ़ा था, आज एनालॉजी ऑलरेडी एक दिन पहले पढ़ लिया है तो एनालॉजी की प्रैक्टिस कर डालो। आज सीरीज़ पढ़ा है, अगले दिन अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो सीरीज़ की प्रैक्टिस आज कर डालो। और जो पहले दिन चल रहा है उसको बंद नहीं करना है, उसके चाहे आप 5 क्वेश्चन करो, चाहे आप 10 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको उसका करते रहना, उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। ठीक है,
सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन या कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चंस जो हैं या फिर जो ये टॉपिक है इनको आपको पहले ख़त्म करना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखो उतना कम होता है, हर एक क्वेश्चन में आपको नया लॉजिक मिल सकता है। तो ये जो पहले लिखे हैं पहले 10 डेज़ में, इन्हीं को आपको निपटाना है। ये पूरा पढ़कर इनकी प्रैक्टिस करते रहो, हर दिन कोई नया क्वेश्चन ढूंढो, अच्छा इसमें ये अलग लॉजिक है, ये अलग लॉजिक है, जो लॉजिक नया दिखे कॉपी में लिख लो, ठीक है। कॉपी में एक थोड़े से पेज छोड़ दो, वहाँ पे कोई यूनिक लॉजिक मिले, अच्छा ऐसा तो मैं नहीं सोच पा रहा था या पा रही थी, तो वो आपको वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। समझ आ गई सारी बातें। तो आपको इन 30 दिन में यही करना है। आपको पहले जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सीरीज़, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देकर जा रहे हैं उनको कंप्लीट करना है। उनकी प्रैक्टिस डे 1 से आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। बाकी जो हमारे थियोरी बेस्ड टॉपिक्स है जैसे डायरेक्शन है, सिलॉग्स है, यानी कि जिनके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि मेंशन्ड नहीं है, यानी कि पिछली बार 2019 में नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल ऑर्डर रैंकिंग हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ये सारे टॉपिक्स अगर पहले नहीं आए हैं अभी नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, लॉजिकल ऑर्डर हो गया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार आपको गो थ्रू करना होगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो भी आपको बेनिफिट रहेगा, एंड साथ में मॉक भी लगाते रहेंगे तो अभी ये भी आइडिया रहेगा कि हाँ क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो साथ ही साथ लास्ट जो 20 डेज़ हैं आपके मॉक और प्रीवियस ईयर, मॉक प्रीवियस ईयर, मॉक प्रीवियस ईयर, सारे लगाते 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 रहना है, ठीक है। पहले 10 दिन में ऐसा सोचो कि जितने भी टॉपिक हो सके उनको ख़त्म करना है और फिर हमें मॉक लगा लेना है, ठीक है। चलो, तो अब अगर क्लासेस की बात करूँ प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैं कह रही हूँ, तो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपको उसके लिए कहीं पे भी भटकना नहीं है। यूट्यूब पे ही क्लास चलती है, यूट्यूब पे शाम को 5 बजे रेलवे के लिए सारे एग्ज़ाम्स, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स है सभी के लिए शाम को 5 बजे क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप इस क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। तो अभी भी आपके पास पूरा 1 महीना है, आपको अगर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं उतना सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो सुबह 11 बजे भी मेरी क्लास चलती है। ये एसएससी के लिए है, पर क्योंकि एसएससी और रेलवे का सिलेबस सेम है तो आप ये वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपका दिमाग कितना शार्प है, ठीक है। तो शार्प करने के लिए एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, क्लास किसी की भी हो, दिमाग शार्प करना है दोनों में ही होगा। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। लिंक आपको कहाँ मिलते हैं? लिंक मिल जाते हैं आपको इस क्लास के मेरे टेलीग्राम चैनल @नेहा मैम रीजनिंग पर। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे अगर सर्च करेंगे @नेहा मैम रीजनिंग तो मैं वहाँ पर भी मिल जाऊँगी, दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लास का लिंक जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मेरे टेलीग्राम चैनल पे बनेगा, मिलेगा। एंड PDF भी मैं आपको हर दिन क्लास के बाद देती हूँ, 11 बजे की क्लास के बाद और शाम के 5 बजे की क्लास के बाद, दोनों क्लास के बाद आपको PDF भी मिलती है। PDF से आप क्या कर सकते हैं, उनको डाउनलोड करके रख लीजिए एंड उससे आप रिवाइज कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। और डाउट वगैरह अगर आपको हो तो मेरे टेलीग्राम पर ही आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने टाइम बताया फिर से बता देती हूँ, मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे एसएससी की क्लास, शाम को 5 बजे रेलवे की क्लास। और इस सेशन को ज़रूर से लाइक एंड शेयर करिएगा, और अपना कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है जो रेलवे के किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें ये ज़रूर से शेयर करें। एंड अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड आप एसएससी या रेलवे के अलावा किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सो दैट मैं आप लोगों के लिए भी क्लासेस प्लान कर सकूं अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं किसी और एग्ज़ाम में तो, ठीक है। बाकी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि कोई भी मैं न्यू वीडियो लेकर आ रही हूँ तो आपको पता चलता रहे। अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी, मैं आप लोगों से मिलूँगी अपनी क्लास में शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।